नमस्कार। आयुर्वेदिक के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद में हम लोग संहिता और जो अन्य संहिताएं जो उसके साथ लघुत्तरी बृहत्तरी के अतिरिक्त जो पढ़ी जाती है, हम लोग उसको कवर कर रहे थे। तो उसमें कवर करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट संहिता जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और कुछ उसके फेमस कोटेशन और श्लोकों के बारे में आप जानते हैं। हम उस संहिता को पढ़ेंगे और संहिता के वैशिष्ट्य को जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वह है योग रत्नाकर। तो जो पुस्तक है आज जो पढ़नी है हमको क्या है, वह योग रत्नाकर है। योग रत्नाकर के विषय में हम देखते हैं क्या है। इसके रचयिता जो है कौन माने जाते हैं? मयूरपाद भिक्षु। तो एक्चुअल में क्या है कि इसके जो रचयिता है उसमें मेंशन नहीं है। तो योग रत्नाकर जिसने भी यह पुस्तक लिखी है, जिसने संहिता लिखी है, वो उन्होंने अपने बारे में कोई परिचय इसमें नहीं दिया है। लेकिन जो हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद के हिस्टोरियन हैं उन्होंने अपने डिस्कशन के थ्रू ये पाया है कि मे बी, मतलब संभावना है कि इसको लिखने वाले कौन है? मयूरपाद भिक्षु। और यह काल कौन सा, किस काल में लिखा गया? वह काल है 17वीं सदी, 17वीं सेंचुरी में यह पुस्तक लिखी गई। और पुस्तक बहुत अच्छे प्रकार से लिखी गई है। तो इसके दो खंड बताए जाते हैं, जिसमें एक पूर्वार्ध है, दूसरा उत्तरार्ध है। ये पुस्तक उपलब्ध है, आप ले सकते हैं, लेके पढ़िएगा, बहुत अच्छी पुस्तक है। पूर्वार्ध में काय चिकित्सा विषयक ग्रंथ है और उत्तरार्ध में काय के अतिरिक्त जो है शल्य है, बाल है, स्त्री रोग, उसके बारे में दिया हुआ है। मुख्यतः यह काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। तो विषय वस्तु को हम देखते हैं। तो विषय वस्तु को पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभाजित किया गया है। पूर्वार्ध में मूलतः काय चिकित्सा का विषय और उत्तरार्ध में शल्य, शालक्य, विष विज्ञान, स्त्री प्रसूति, बाल रोग, बाजीकरण और रसायन का वर्णन किया गया है। ये क्या है? योग रत्नाकर का आपका जो विषय वस्तु है उसके बारे में ये डिस्कशन था। तो इसको याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है, इसका काल जो है 17वीं सदी है और इसके जो लेखक हैं वह मयूरपाद भिक्षु माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में अब आता है योग रत्नाकर का वैशिष्ट्य। तो जो वैशिष्ट्य लिखा हुआ है, एक एक जो लाइन है वो एक एक क्वेश्चन है। हमको ये समझना होगा कि जो मैं वैशिष्ट्य पढ़ा रहा हूँ वो वैशिष्ट्य को वन लाइनर समझ के आप याद करिए, उसको बार बार आप रिवाइज करिए, वीडियो लेक्चर को बार बार आप देखिए। दो या तीन बार आप देखेंगे तो लगभग आपको चीज़ों दिमाग में बैठेंगी और जब वो क्वेश्चन लगाते समय उससे मिलता जुलता है जब चीज़ें दिखेंगी तो आपको याद आ जाए। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हम लोग यहाँ बता देते हैं, बाकी सब कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो आता है आपका योग रत्नाकर वैशिष्ट्य में हम देखते हैं, सबसे पहले तो यही बात थी कि लेखक कौन है। लेखक का नामोल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन माना जाता है कि इसके लेखक कौन है? मयूरपाद भिक्षु। मयूर चूंकि भिक्षुक थे, इस वजह से क्या होता है, ये होता है कि मे भी इन्होंने ये सोच करके कि मुझे अपना नाम नहीं देना है और इन्होंने उसमें अपना परिचय नहीं दिया। और काल इसका क्या है? 17वीं सदी है और खंड इसके जो हैं वह दो खंड हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ये याद रखिए। मूल रूप से क्या है, यह कैसा ग्रंथ है? काय चिकित्सक संग्रह ग्रंथ है। संग्रह ग्रंथ मतलब अन्य आचार्यों ने जो बोल रखा है उन्होंने यहाँ पे एक तरीके से कंपाइल किया उसको। तो संग्रह ग्रंथ के रूप में हम इसको समझते हैं, जिसमें मुख्यतः काय चिकित्सा का वर्णन है पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में अन्य विषय बताए गए। अब आता है रसायन और बाजीकरण का वर्णन ग्रंथ के अंत में किया गया है। अक्सर पूछते हैं कि रसायन बाजीकरण का वर्णन कहाँ है, चरक में कहाँ है, सुश्रुत में कहाँ है, योग रत्नाकर में कहाँ है। तो आप उसको याद रखिएगा, वर्णन कहाँ मिलता है। रसायन और बाजीकरण का वर्णन ग्रंथ के अंत में किया गया है, उसमें भी प्रथम बाजीकरण। जनरली क्या, हमेशा रसायन है फिर बाजीकरण है, इसमें इन्होंने क्या किया है? प्रथम बाजीकरण, उसके बाद रस का मतलब पारद का और अंत में रसायन का वर्णन किया है। तो ये खास हो जाता है कि रसायन और बाजीकरण का वर्णन योग रत्नाकर पुस्तक में उसके ग्रंथ के अंत में किया गया है और उसमें भी सबसे पहले बाजीकरण बताया गया है, फिर रस यानी पारद का वर्णन है और उसके अंत में रसायन का वर्णन किया गया है। तो ये एक तरीके का एक मौलिक चीज है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा।
और ग्रंथ के अंतिम अध्याय में रोगानुसार अनुपानों का विस्तार से वर्णन मिलता है। कौन से रोग में अनुपान क्या होगा, औषधि को लेने के लिए जो साथ में लेते हैं उसको सहपान बोलते हैं, और जो औषधि लेने के बाद आखिरी में लिया जाता है, बाद में लिया जाता है, उसको हम लोग अनुपान बोलते हैं। तो विभिन्न रोगों में अलग अलग अनुपान की व्याख्या की गई है कि ये रोग होगा तो ये औषधि होगी, इसके में आपको ये अनुपान का सेवन करना है। तो ये ग्रंथ के अंत में इस तरह का वर्णन मिलता है। और रोगों की पथ्यापथ्य विधि का सविस्तार वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। पारद से सेवन से, क्योंकि पारद अभी हमने बताया कि पारद कहाँ पे है, ग्रंथ के अंत में बाजीकरण के बाद पारद का वर्णन किया है। तो पारद सेवन से होने वाले विभिन्न व्यापदों की चिकित्सा हेतु तो पूरा अध्याय अलग से दिया गया है। ठीक, ये खास हो गया। इसी प्रकार से क्षीर दोष के लिए भी पूर्ण अध्याय का यानी स्वतंत्र रूप से अध्याय डेडिकेट करके पारद सेवन से होने वाले विभिन्न व्यापद मतलब जो उससे साइड इफेक्ट होने वाले हैं उसकी चिकित्सा के बारे में जो रत्नाकर ने 17वीं सदी में कुछ योगों का वर्णन किया है, और वह अलग चैप्टर है। इसी प्रकार क्षीर दोष के लिए भी इन्होंने, जनरली लोग चिकित्सा स्त्री प्रसूति बताते हुए वहीं पे क्षीर दोष की औषधियाँ उन्होंने निवारण के लिए बता रखी है, लेकिन आचार्य ने इसमें ऐसा नहीं किया है। उन्होंने अलग से एक व्याधि दिया, मतलब अलग से एक पूर्ण अध्याय की व्याख्या की। ठीक, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। दूत के प्रश्न, यानी दूत क्या होता है, जैसे कोई रोगी है और उसके घर के कोई सदस्य हैं, तो वो डॉक्टर को बुलाने आता है, कि वैद्य को बुलाने आता है कि आप चल के मेरे घर रोगी को देख लीजिए। तो इसमें साध्यता असाध्यता के लिए इन्होंने एक चीज़ बता रखी है, तो ये थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए याद रखिएगा। दूत के प्रश्न के अक्षरों की संख्या, ठीक, दूत के प्रश्न के अक्षरों की संख्या, जो भी वो प्रश्न आके कर रहा है कि मेरा रोगी ऐसा है और आपको देखने चलना है तो ऐसा है वैसा, जो भी लक्षण वगैरह बता रहा है, तो उसके पहला जो प्रश्न होगा उस प्रश्न के अक्षरों की संख्या को जोड़ दीजिए, उसमें इंटू 3 कर दीजिए, ठीक, करके 8 से भाग दे दीजिए। जो भी वैल्यू मिलेगी उसको 8 से भाग दे दीजिए। अगर सम संख्या बचती है तो रोगी की मृत्यु होगी, ऐसा आप अनुमान लगाएंगे। और अगर विषम संख्या बचती है तो रोगी ठीक होगा, ऐसा आचार्य का मत है। तो बहुत यूनिक थॉट है। अब कितनी इसकी पॉसिबिलिटी होती है और किस तरह से काम करेगा वो तो प्रैक्टिस की बात है, लेकिन इस तरह के चीज़ें बहुत यूनिक हैं। आप इसको याद रखिएगा। कुछ भी पूछ सकते हैं कि पर प्रश्न के अक्षरों की संख्या को जोड़ना है, फिर उसमें 3 का गुणा करना है, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसमें क्या करना है, अपान 8 कर देना है। 8 करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा, अगर वो सम संख्या होती है तो रोगी की मृत्यु होगी, और विषम संख्या आएगी तो रोगी जीवित बचेगा। ऐसा सोच के फिर वो आप उस रोगी को देखने जाए। ठीक सॉरी। इस हेतु मूत्र को रात्रि के अंतिम प्रहर में 4 घड़ी शेष रहते रोगी को उठाकर, ये चूंकि इसमें मूत्र को तैल बिंदु परीक्षा जो है इसमें विशेष रूप से वर्णन किया गया है, तो आप देख लीजिए। तैल बिंदु परीक्षा के लिए, तैल बिंदु परीक्षा के लिए क्या करना है, मूत्र को रात्रि के अंतिम प्रहर में 4 घड़ी शेष रहते रोगी को उठाकर मूत्र संग्रहण करने का निर्देश है। यानी जो फर्स्ट यूरिन होगा वो लेना है, और तदंतर उसी मूत्र का सूर्योदय होने पर परीक्षण करना चाहिए। परीक्षण के लिए क्या करेंगे, मूत्र में तेल की बूंद, यानी एक पात्र लेंगे, उसमें आप क्या डालेंगे, मूत्र, यूरिन डालेंगे, और इसमें तैल बिंदु डालेंगे। इसमें कंफ्यूजन होगा, तब याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए पूरा तेल होता, तेल महंगा होता है, आप उसी में यूरिन डाल देंगे तो तेल खराब हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, मूत्र में तेल डालते हैं, तो तेल एक बूंद पड़ेगा तो कोई बात नहीं, वेस्ट हो गया, फिर फेंक देंगे उसको। तो जो महंगा है वो कम यूज होगा। ठीक, यूरिन का क्या है, अगले दिन फिर आएगा। मूत्र में तेल की बिंदु डालने पर अगर यह तेल पर फैल जावे, अगर वो पूरी तरह डिस्पर्स हो गया है, तो रोग क्या होगा, साध्य होगा।
रोग क्या होगा, साध्य होगा। नहीं फैला, अगर एक जगह जाके इकट्ठा हो गया तो कष्ट साध्य होगा, कष्ट साध्य होगा। और अगर उसमें अवसाद हो जाए, डूब जाए, तली में चला जाए, तली में चला जाए तो क्या होगा, रोग असाध्य होगा। तो तीन तरह की प्रोग्नोसिस बनती है। अगर वो फैल जा रहा है तो रोग साध्य है, अगर वह एक जगह स्थिर है, स्थिर है एक जगह, तो क्या हो जाएगा, वह कष्ट साध्य होगा। अगर वह डूब गया, तली में चला गया, तो वह रोग असाध्य हो जाएगा। ठीक, तो ये है तैल बिंदु परीक्षा, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। उसकी गति के आधार पे भी कुछ प्रोग्नोसिस बनाने को कहा है, वो हम देख लेते हैं। मूत्र में तैल बिंदु की गति के दिशा पर साध्यता असाध्यता बताइए। तो अगर दक्षिण दिशा में गति हो गई, पहले देखिए पूर्व दिशा में अगर गति हो गई तो क्या होगा, शीघ्र आरोग्य की प्राप्ति। पूर्व दिशा अच्छा होता है, सूर्य वहां पे रहता है, पूर्व को हम लोग शुभ मानते हैं, तो पूर्व दिशा में अगर मूत्र की गति हुई, मतलब बिंदु की, तो क्या होगा, रोग शीघ्र ठीक हो जाएगा। दक्षिण में गया तो क्या होगा, ज्वर से पीड़ित होगा और धीरे धीरे व्याधि ठीक होगी। उत्तर की तरफ गया, यानी पूरब, दक्षिण और उत्तर, उत्तर में देखिए गया तो क्या होगा, निश्चित आरोग्य की प्राप्ति होगी। पश्चिम में चला गया तो आरोग्य और सुख की प्राप्ति होगी। तो कहने का मतलब है कि अगर पूर्व दिशा में जा रहा है, पूर्ण दिशा में अगर जा रहा है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं रोग ठीक होगा। अब देखिए कोणों में चला गया, ईशान कोण में चला गया तो 1 मास में मृत्यु हो जाएगी। वायव्य में गया, वायव्य वायु समझिए, वायु में गया, वायव्य कोण में गया तो अमृत पिलाने पर भी असाध्य होगा, यानी रोगों की मृत्यु हो जाएगी। आग्नेय और नैऋत्य कोण में गया तो मृत्यु निश्चित है। इसको 2 पार्ट में कर लीजिए। एक तो दिशाओं में अगर है तो लगभग ठीक ही हो जाएगा, अगर वो कोणों में जा रहा है तो वहां पे क्या होगा, ईशान में गया तो 1, वायव्य में गया तो अमृत मिलाने पर भी असाध्य, और आग्नेय और नैऋत्य में गया तो मृत्यु निश्चित। आग में तो कोई नहीं बचेगा, वायु भी उड़ा ले जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। ईशान में, ईशान एक बात कर लो, एक ईशान याद कर लेना, एक ईशान से क्या होगा, 1 मास में मृत्यु होगी। तो याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, जीर्ण ज्वर के रोगी का मूत्र पीले वर्ण का होगा और सरक्त होगा। जो बहुत दिनों से ज्वर से पीड़ित होगा, जीर्ण मतलब क्रोनिक होगा। अजीर्ण में मूत्र चावल के धोवन के समान होगा। नूतन ज्वर में धूम्रवर्णी होगा, नया ज्वर होगा तो थोड़ा हेजी होगा, धूम्रवर्णी होगा। और भोजन के असम्यक पाक पर मूत्र जो होगा मातुलंग या सौवीर की तरह, सौवीर की तरह या मातुलंग की तरह। ठीक, मातुलंग स्वरस होता है, नींबू जैसा ही समझिए, तो उसकी तरह से आपको दिखाई देगा भोजन का असम्यक पाक। याद रखिएगा, पीतवर्णी कब होगा और सरक्त का होगा, जीर्ण ज्वर में, और अजीर्ण होगा अगर तो मूत्र चावल के धोवन के समान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आम दोष में मल पीला होगा और क्षय के रोगी में काला। कोई आम दोष से पीड़ित है तो क्या होगा, मृत्यु जो यूरिन, ये मल जो होगा वो पीला होगा, और क्षय का रोगी अगर उसको है, क्षय का रोग है, तो उसको क्या होगा, जिसमें धातु क्षय वगैरह है, तो मल क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ अरिष्ट लक्षण दिए हैं, देखिए। न होने पर भी आकाश, आकाश में कोई बादल नहीं है, फिर भी आपको बादल दिखाई दे रहा है, धुआं दिखाई दे रहा, अभ्रदर्शी हो रहा है, तो 6 मास में। वर्षा नहीं है, फिर भी वर्षा जैसा दिख रहा है, तो 3 मास में। और चंद्रमा के ना होने पे भी चंद्रमा दिखाई दे रहा है तो 2 माह में। और सूर्य के ना होने पर भी अगर सूर्य दिखाई दे रहा है तो 1 मास में मृत्यु निश्चित है। तो इसको याद कर लीजिएगा, इजी है, 1-2 बार पढ़ेंगे। जैसे ना होने पर भी आकाश में अभ्रदर्शी बादल दिखाई दे रहा है तो 6 माह में, वर्षा दिखाई दे रही है तो 3 माह में, चंद्र दिखाई दे रहा है तो 2 माह में, और सूर्य दिखाई दे रहा है तो 1 मास में मृत्यु हो जाती है। अरुंधति देखिए, अरुंधति, ध्रुव और वैष्णव त्रिपद और मातृमंडल, ये चारों चीजें गत आयु, जिसकी आयु खत्म हो गई है, ये चारों चीजें उसको दिखाई नहीं देती। अरुंधति, ध्रुव, विष्णु त्रिपद और मातृमंडल, ये होता कहाँ है? अरुंधति कहाँ होता है? जीवा में।
ध्रुव की नासाग्र पर और विष्णु स्त्रीपद की क्या है, भ्रू मध्य में एवं मात्र मंडल की दोनों भ्रू में होती है। ठीक, गतायु अपने इन अंगों को देख नहीं पाता। तो जिसकी मृत्यु होने वाली है वो क्या होता है, जीवा नहीं दिखाई देगा, नासा का अग्र नहीं दिखाई देगा, भ्रू मध्य नहीं दिखाई देगा और मात्र मंडल नहीं दिखाई देगा, दोनों भ्रू नहीं दिखाई देगा, भ्रू में दोनों नहीं दिखाई देंगे। तो इन अंगों को वह देख नहीं पाता। आगे देखिए, हेमंत वर्षा और शिशिर में वात प्रकोप, प्रावृत व निदाग यानी ग्रीष्म में पित्त प्रकोप, ये पूछा हुआ है, और बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, याद रखिए। बाल्यावस्था की क्या स्थिति मानी है कि 16 वर्ष तक बाल्य माना है, 16 से 70 वर्ष तक मध्यावस्था मानी है, और वृद्धावस्था जो है 70 वर्ष से अधिक का होना बताया है। ठीक, अलग अलग वृक्षों का, आगे देखिए, अलग अलग वृक्षों की दत्वन के अलग अलग फल बताए हैं। जैसे आम का अगर आप दत्वन करते हैं तो वीर्य की वृद्धि होती है, आम का दत्वन करेंगे तो वीर्य की वृद्धि होगी। कदम्ब का दत्वन करेंगे तो धैर्य स्मृति बुद्धि की वृद्धि होगी, और अगर बैर की दत्वन करते हैं तो स्वर माधुर्य होना बताया है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पारद सेवन से उत्पन्न व्याधियों के लिए वर्णन किया है, यह पहले डिस्कस हो चुका है। तैल बिंदु मूत्र परीक्षा का वर्णन सर्वप्रथम किया है, उस पर डिस्कस हो गया है। भीमसेनी कपूर का वर्णन कहाँ बताया है, नेत्र रोगों में करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। भीमसेनी कपूर का वर्णन नेत्र रोगों में आचार्य ने बताया। नस्य के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, कटु तेल का श्रेष्ठ बताया, कटु तेल को नस्य के लिए श्रेष्ठ बताया। स्रोतोअंजन को भी श्रेष्ठ बताते हैं। ज्वर आदोल्लंघनम, मध्यम तु पाचनम, और अंत में विरेचन का निर्देश है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चिकित्सा सूत्र ज्वर का। ज्वर के शुरुआत में लंघन करना चाहिए, मध्य में पाचन और अंत में विरेचन कराना चाहिए। मंथक ज्वर का वर्णन किया है। अम्ल पित्त, वेरी डेडिकेटेड, अम्ल पित्त का निदान संप्राप्ति चिकित्सा के साथ विस्तृत रूप से वर्णन योग रत्नाकर में मिलता है। ठीक, आगे चलें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शारीरिक बल का मूल क्या बोला है, अग्नि होता है। ठीक, और जीवन का मूल जो होता है वो क्या होता है, शुक्र होता है। ठीक, अतः शुक्र और अग्नि की रक्षा करने का निर्देश किया है। अग्नि मूलम बलम पुंसाम रेतो मूलम च जीवितम तस्मात् सर्व यत्नेनम वहनी शुक्रम च रक्षयेत। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कंफ्यूज कभी मत होइएगा। शारीरिक बल का मूल क्या है, अग्नि। शारीरिक बल का मूल जो क्या है वह है अग्नि, और जीवन का मूल क्या है वह है शुक्र। ठीक, यही श्लोक याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। अग्नि मूलम बलम पुंसाम रेतो मूलम च जीवितम तस्मात् सर्व यत्नेनम वहनी शुक्रम च रक्षेत। शुक्र और वहनी की रक्षा करें। अष्टमंगल बताए हैं, देख लीजिए। ब्राह्मण, गौ, अग्नि, सुवर्ण, घृत, सूर्य, स्त्री और राजा को मांगलिक वस्तुएं बताएं। तो ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि हमारी वैदिक सभ्यता में स्त्री को कितना सम्मान दिया गया है। ये स्त्री में कोई जात नहीं लिखी है, स्त्री है, कोई भी स्त्री होगी तो वह मंगल मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। तो उसको याद करिएगा। बाकी घी, स्वर्ण, ब्राह्मण है जो ज्ञानी होगा वो आपके लिए शुभदारी होगा। गौ को ऐसे ही शुभ मानते हैं। अग्नि भी आपको याद रहेगा। स्वर्ण इतना कीमती है, मंगलदायी है। घृत और भी मंगल है। सूर्य को तो देवता के रूप में पूजा जाता है। और राजा जो भी आपके उस समय जो राजा होंगे उनको ईश्वर का अधिपति माना जाता था, इसलिए वो मंगल माने जाते। अष्टविध परीक्षा, वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट। अष्टविध परीक्षा का वर्णन किया। नाड़ी मूत्र मलम जीवा शब्द स्पर्श दृग आकृति। नाड़ी मूत्र मलम जीवा शब्द स्पर्श दृग आकृति, ये अष्टविध परीक्षा है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसने दिया है, आचार्य तो पता नहीं पर मयूरपाद भिक्षु माने जाते हैं। यो रत्नाकर में मिलता है। स्त्री के बाएं हाथ का पुरुष के दक्षिण दाहिने हाथ की नाड़ी का परीक्षण करना चाहिए। नाड़ी परीक्षण 3 बार करने का निर्देश है, एक बार में नहीं,
आप 3 बार नाड़ी परीक्षण करिए। एक बहुत अच्छा आता है, वात नाड़ी में ब्रह्मा, पित्त नाड़ी में शंकर और कफ नाड़ी में विष्णु का वास बताया है। वात नाड़ी में ब्रह्मा, भाई नियंता पड़ेता चमन सब वात है इसलिए ब्रह्मा है। पित्त में भाई शंकर क्रोधित होते हैं, शंकर जी, तो पित्त नाड़ी है। और कफ नाड़ी विष्णु भगवान रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, विष्णु का वास बताया। याद रहेगा। नेक्स्ट चलें। साफ सफाई कैसे रहेगी, देखिए 5-5 दिन पर नख और समसू, नख हो गया, समसू मतलब दाढ़ी और मूछ, तो समसू का कर्तन करने का निर्देश दिया है। नासिका का केस उखाड़ने पर नेत्र ज्योति दुर्बल हो जाती है, ऐसा आचार्य का मत है। अधा काय में उष्ण जल से और ऊर्ध्व काय पर शीतल जल से स्नान करना चाहिए। ठीक, यानी शरीर पर आप क्या करिए, जो ऊपर की तरफ है उसमें क्या है, शीतल जल का प्रयोग करिए, और अधा काय जो है उसमें उष्ण जल का प्रयोग करना चाहिए स्नान के समय। शीतकाल में कौसे यानी पीताम्बर पहनिए, उष्ण काल में कसा यानी गेरुआ रंग पहनिए, और वर्षा काल में शुक्ल या श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। वास्तव में क्या ये सब ऐसा आदेशात्मक भाषा में लिखा हुआ है कि आपको यही करना चाहिए, इसलिए इसमें बट कुछ नहीं होता, जो जैसा लिखा आपको याद करना पड़ता है। ठीक है। शीतकाल में कुमकुम, चंदन और काले अगर का प्रयोग करना चाहिए। उष्ण काल में चंदन, कपूर और सुगंध बाला का प्रयोग करिए। वर्षा काल में चंदन, केसर और मृग नाभि के लेप का प्रयोग करना चाहिए। ठीक। हेमंत शिशिर में, ये मैथुन के संबंध में इनका, हेमंत और शिशिर में इच्छानुसार, बसंत व शरद में 3-3 दिन पर, और वर्षा व ग्रीष्म में 15-15 दिन के अंतर पर सहवास का निर्देश दिया है। शीतकाल में रात्रि में, ग्रीष्म काल में दिन में, बसंत में दिन या रात्रि कभी भी, एवं वर्षा काल में और मेघ गर्जन होने पर सहवास का निर्देश है। तो ये इनका मत है, ये रत्नाकर पुस्तक में मिलता है, वो देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। शुक्ल पक्ष में स्त्रियों के वाम अंग, शुक्ल पक्ष चल रहा है तो स्त्रियों के वाम अंग, कृष्ण पक्ष में दक्षिण अंग में कामदेव का निवास बताया है। ये याद कर लीजिएगा, कभी पूछ सकते हैं। तो एक मत है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है 15-15 दिन का, तो उन्होंने बताया कि शुक्ल पक्ष में क्या होता है, स्त्रियों के वाम अंग में, और कृष्ण पक्ष में दक्षिण अंग में कामदेव का निवास। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वस्वृत से रिलेटेड है। प्रातः काल उठकर 8 प्रसीति जल का पान करना चाहिए, और नासिका से जलपान का निर्देश दिया है। 8 प्रसीति जो है जलपान आप करिए, और नासिका से जलपान का निर्देश मिलता है। ठीक, आगे चलें। शीतोपलादी चूर्ण का वर्णन, जो हम जानते हैं, शीतोपलादी चूर्ण का वर्णन जनरली हम लोग काश में प्रयोग करते हैं, यक्ष्मा रोग में भी प्रयोग किया जाता है। इन्होंने बोला कि ये विषम ज्वर के अंतर्गत इसको शीतोपलादी का प्रयोग किया है। शीतोपला, तुगाछिरी, पिप्पली, बहुला त्वचा, चंद्र प्रभावटी को अतिसार नाशक बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अतिसार में प्रयोग करने को बोला है चंद्र प्रभावटी का। ठीक, कचूर इसका कंटेंट है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। ग्रहणी में तक्र हरितकी का प्रयोग बताया है। तालिसाद गुटिका का वर्णन भी ग्रहणी चिकित्सा में बताया है, याद रखिएगा। आम वात का चिकित्सा सूत्र इन्होंने बताया है, क्या है, लंघनम, स्वेदनम, तिक्तम, दीपनानी, कटुनी च, विरेचनम, स्नेहपानम च, बस्त्यस्य आम आम मारुते, सैंधवाश्च आद्यनम, अनुवाश्य क्षार बस्ती च प्रशस्यते। ये चक्रपाणि योजनाकर कि संग्रह ग्रंथ है, तो ये सेम श्लोक है, ये याद रखिएगा। आम वात का चिकित्सा सूत्र मिलता है, और आपको काय चिकित्सा में इसको याद करना चाहिए। ठीक, आगे देखिए। उरोग्रह नाम से एक पृथक अध्याय का वर्णन दिया है। उरोग्रह नाम से एक पृथक अध्याय का वर्णन मिलता है। बहुमूत्र मेह नाम से प्रमेह से पृथक, यानी प्रमेह तो बताया ही बताया है, साथ में एक बताया कि बहुमूत्र मेह, जिसमें अधिक मात्रा में मूत्र होगा, उससे एक पृथक अध्याय का एक वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलें। स्नायु रोग का चिकित्सा के साथ वर्णन मिलता है, ये याद रखिएगा। इसमें विसर्प के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए, नहीं विसर्पवत, जैसे विसर्प की चिकित्सा करते हैं वैसे इसकी चिकित्सा करिए।
चिकित्सा में क्या दिया, पाताल गरुड़ी मूल पिबेत स्नायुक नाशनम, यानी पाताल गरुड़ का मूल का पान करना चाहिए, ऐसा स्नायु रोग में इन्होंने बताया है। ठीक। सोम रोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोम रोग या जल प्रदर का निदान संप्राप्ति चिकित्सा के साथ वर्णन किया है और कदली घृत का प्रयोग बताया है। सोम रोग में कदली घृत का प्रयोग बताया है, याद रखिएगा। सोम रोग में या जल प्रदर जिसको बोलते हैं, इसमें कदली घृत का प्रयोग योग रत्नाकर में मिलता है। ठीक। बाएं अंडकोश में होने पर बाएं कान के में और दक्षिण अंडकोश में होने पर दक्षिण कान की शिरा का वेधन करना चाहिए। ठीक। भस्मक रोग का नामतः वर्णन किया गया है, भस्मक रोग का नामतः वर्णन किया है। अच्छा, दो ग्रुप बनाए हैं, एक देवकर्दम एक यक्षकर्दम। तो देवकर्दम ने पूछा था चंदन अगरू कर्पूर और केसर को बोलते हैं, यक्षकर्दम में कंकोल अगरू कर्पूर कस्तूरी और यक्ष धूप को हम लोग यक्षकर्दम बोलते हैं। तो ये देवकर्दम पूछा हुआ याद कर लीजिएगा, चंदन अगरू कर्पूर और केसर, इन चार चीजों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, देवकर्दम, याद रहेगा। अब आते हैं कुछ प्रमुख भेद जो आचार्य ने बता रखे हैं। तो जनरल है, बहुत वो ऐसा नहीं है, अलग सा कुछ नहीं है, मैं बस रीड कर दे रहा, उसको आप देख लीजिए। अजीर्ण 6 प्रकार के बताए हैं, कृमि 20 बताया है, वर्णसूत्र 6 बताए हैं, सद्योव्रण 6 बताए, ग्रहणी 4 बताई है, काश 5 बताया, भग्न 2 बताए हैं, और 6 बताए, स्वरभेद 6, क्या चिकित्सा में दिया है वही है, स्वरभेद 6 बताए, नाड़ी व्रण 5 बताया, अग्निमंद 4 बताया, अरोचक 5 बताया, प्रवाहिका 6 बताया, भगंदर 5, तृष्णा 7, उपदंश 5, मूर्छा 6, उन्माद 7, दाह 7 और उदावर्त 13, मूत्राघात 13, नित्य रोग 78, सूक दोष इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, सूक दोष 18, क्षुद्र रोग 44, ये भी याद कर लीजिएगा, मुख रोग 67, कर्ण रोग 28, नासा रोग 34, स्लीपत 3 इंपॉर्टेंट, बाल ग्रह 9 इंपॉर्टेंट, नेत्र रोग 78, ये भी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से इन्होंने रोगों का भेद बताया। ठीक है। अब आते हैं कुछ प्रमुख योग, इसमें से ज़्यादातर प्रैक्टिस में है, आप बाय नेम जानते भी हैं उनको, लेकिन हमको कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है वो हमको याद करना होगा, याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस में भी काम आएगा। पहले क्या दिया है, मेघनाथ रेचन रस। मेघनाथ रेचन रस कहाँ इंडिकेशन है, जलोदर और शोथ में। मेघनाथ रेचन रस कहाँ प्रयोग करना चाहिए, जलोदर और शोथ में। द्वात्रिशको गुग्गुलू का प्रयोग वात व्याधि में, त्रयोदशांग गुग्गुल का प्रयोग भी वात व्याधि में, षड गुग्गुल का प्रयोग भी वात व्याधि में। तीनों प्रकार के गुग्गुल कहाँ चले गए, वात व्याधि। शंखचूड़ रस आता है, शंखचूड़ रस आता है, ये कहाँ है, श्वास पे प्रयोग करना चाहिए। राज मृगांग वेरी इंपॉर्टेंट, राजक्षमा में करना चाहिए, राजराज से याद रखिएगा। योगराज का प्रयोग पांडु में करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। योगराज गुग्गुलू का प्रयोग योग रत्नाकर ने कहाँ बताया है, पांडु में, याद रखिएगा। राशना सप्तक काढ़ा आमवात में प्रयोग करिए। 9 कार्षिक गुग्गुल भगंदर में, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसोर वात रक्त में आपको पता है, सिंहनाथ आमवात में आपको पता है, लाछा आभा भग्न में आपको पता है, अमृत भल्लातक का प्रयोग बाजीकरण में, और पंच बाण रस जो आपको दिख नहीं रहा, पंच बाण रस, क्या लिखा है, पंच बाण रस। पंच बाण रस भी क्या होता है, बाजीकरण होता है, बाजीकरण। ठीक है, याद रहेगा, पंच बाण रस भी क्या है, बाजीकरण में प्रयोग बताया, तो ये याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे आता है लौह गुग्गुलू का प्रयोग कहाँ करते हैं, लौह गुग्गुल का प्रयोग सूल में किया जाता है। भीम गुग्गुल का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये भी सूल में करते हैं, याद रखिएगा। त्रिफला नारी बड़ भगंदर गंडमाला, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है। लाछा भग्न आभा भग्न, सेम रिपीट हो रहा। चंद्रोदयावर्ती वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ, नेत्र रोग में, क्या सालाख्या में आपने पढ़ा होगा। शशिकलावर्ती का प्रयोग भी नेत्र रोग में, वेरी इंपॉर्टेंट। रोपड़ी कुसुबिकावर्ती, ये कहाँ है, ये भी नेत्र रोग में। बानरी गुटिका और अमृत भल्लातक, ये भी कहाँ प्रयोग, बाजीकरण में। चंद्रोदय रस महाराज बटी, ये भी दोनों कहाँ है, बाजीकरण में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। कुछ चीज़ों के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, तो
उसको याद करने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब त्रिफला गुग्गुल का और नाड़ी पर भगंतर गंडमाला में हम प्रयोग करते ही हैं। जैसे लोग गुगुली सूल में करते हैं, याद रखिएगा, और भीम गुगलू सूल में याद रखिएगा। बाकी कुछ बाजीकरण के योग हैं, ये आप जो है ये नेत्र रोगों वाले जो हैं चंद्रयावर्ती, शशिकलावर्ती, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि कहाँ पे बताया गया। ठीक है, आगे का हम देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट में क्या आता है, शशिलेखावटी स्वित रूप में प्रयोग करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार। कुष्मांड खंड अम्ल पित्त में प्रयोग करते हैं, ये उपलब्ध है आपको। लीला विलास रस, ये भी अम्ल पित्त में उपलब्ध है। राजमृगांग राजक्षमा में। अष्टमंगल घृत ग्रह बाधा में ऑलरेडी बता देंगे, राजना सप्तक। आमवात नौ कार्सिक भगंदर। कैशोर वात्रक सिंहनाथ आमवात। लाछा आभा रिपीट हुआ। अमृत भल्लातक बाजीकरण में। पंच बाण रस, वो भी कहाँ है, बाजीकरण। इसकी चर्चा हो गई है, ये भी बस शशिलेखावटी याद रखिएगा कहाँ पे है, स्वित्र में। और लीला विलास रस भी अम्लपित्त में, कुष्मांड खंड अवलेह अम्लपित्त में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका यो रत्नाकर वैशिष्ट था, और मुझे उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद लगभग खत्म होने को है, 2-3 संहिताएं बची हैं, मैं उसको कवर करके फिर आप जो MCQ प्रैक्टिस